हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशेष छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमारी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी चल रही है, साथ ही साथ यूपी टीजीटी और पीजीटी की भी तैयारी चल रही है। इन दिनों में एक चैप्टर की डिमांड आ रही थी और उस चैप्टर का नाम था डिमांड। उसके अपन कुछ एमसीक्यू करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू अपन अभी करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट, मांग का नियम कहता है कि, बहुत सिंपल में कहें तो मांग का नियम ये कहता है कि चीज़ सस्ती होगी तो ज़्यादा बिकेगी, चीज़ महंगी होगी तो कम बिकेगी। पहला ऑप्शन कहता है जब कीमत बढ़ती है तो मांगे जाने वाली मात्रा बढ़ती है। तो ऐसा नहीं होता, जनरली नहीं होता। अगर चीज़ महंगी होगी तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। जब कीमत बढ़ती है तो मांगे जाने वाली मात्रा गिरती है। तो बिल्कुल यही देखने को मिलता है। ये इस टेबल से भी स्पष्ट है। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि जैसे जैसे प्राइजेस नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे मांगे जाने वाली मात्रा बढ़ रही है। ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड, अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टेट्स एट अ हायर प्राइस कंज्यूमर विल डिमांड अ लोअर क्वांटिटी ऑफ अ गुड। ये बात अलग है, इसमें बहुत सारे अपवाद हैं, वो अलग बात है। अच्छा, इसका जो सी पॉइंट है वैसे वो भी सही लिखा है। सी पॉइंट में लिखा है जब आय बढ़ती है तो मांगे जाने वाली मात्रा बढ़ती है, लेकिन ये मांग का नियम नहीं है। मांग का नियम तो यही है, महंगी वस्तु होने पे मात्रा घटेगी, सस्ती वस्तु होने पे मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ेगी। तो इसलिए इसका आंसर बी है। चलिए नेक्स्ट, बहुत आसान से क्वेश्चन है लेकिन बहुत ज़रूरी। द मार्जिनल यूटिलिटी एट द पॉइंट ऑफ कंप्लीट सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर इज़। देखिए, जब कोई वस्तु कंज्यूम करता है और वो फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाता है तो फिर उसे अगली यूनिट कंज्यूम करने से जीरो यूटिलिटी मिलती है, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो हो जाया करती है। तो अगर मान लीजिए, इतना सिंपल है कि मान लीजिए आपकी कैपेसिटी 4 रोटी की है। पहली रोटी बहुत मज़ा, दूसरी रोटी थोड़ा कम मज़ा, तीसरी ठीक ठीक, चौथी भी ठीक ठीक, ज़बरदस्ती खा ली। उसके बाद जब आपका पेट पूरी तरह से भर चुका है, अब जैसे 3 रोटी में ही मान लीजिए पूरा पेट भर गया, तो अब चौथी रोटी बस आपने मनुआर में खा ली, लेकिन उससे आपको कुछ फ़ायदा या यूटिलिटी नहीं मिलेगी। तो याद रखिएगा, जहाँ पॉइंट ऑफ सेटाइटी आ जाता है, जहाँ फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाते हो, वहाँ मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो हो जाती है और टोटल यूटिलिटी अधिकतम हो जाती है। दोनों याद रख लीजिएगा। उसके बाद आपको कंजम्पशन नहीं करना चाहिए, पर अगर आप कंजम्पशन करोगे तो आपको डिससेटिस्फैक्शन मिलेगा, नेगेटिव यूटिलिटी मिलेगी, एमयू माइनस में चली जाएगी और टीयू गिरना शुरू हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि बस मैक्सिमम, अगर आपको फुल्ली सेटिस्फाइड होना है तो जहाँ एमयू ज़ीरो हो वहाँ टीयू मैक्सिमम होता है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं बात। अगला क्वेश्चन कहता है, किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी स्थानापन्न वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, देखिए, किसी वस्तु की प्राइसिंग का उस वस्तु पे तो प्रभाव पड़ता है, ये तो हमने पहले पॉइंट में बात कर ली, लेकिन जो उसके सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं या उसके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं उस पर भी प्रभाव पड़ता है। तो अगर अभी अपन चाय और कॉफ़ी, ठीक है, थोड़ी मेरी पेन कम अच्छी चल रही है तो थोड़ा बेयर कीजिएगा, चाय और कॉफ़ी की बात करें, ठीक है, चाय का प्राइस मान लेते हैं 10 रुपये है और कॉफ़ी का प्राइस है 20 रुपये। ये दोनों चाय और कॉफ़ी सब्स्टिट्यूट है, एक दूसरे के स्थान पे यूज़ किए जाते हैं। अब अगर मान लीजिए चाय वाला प्राइस को 15 रुपये कर देता है तो क्या होगा, ये देखने को मिलेगा जनरली कि क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। तो चाय पे तो इम्पैक्ट आएगा ही आएगा, प्राइस बढ़ने पे क्वांटिटी कम हो जाएगी, लेकिन कॉफ़ी का प्राइस 20 रुपये होते हुए भी कॉफ़ी की क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी, क्योंकि कंज्यूमर मूव कर जाएगा। जो चाय पीने लग गया था वो चाय महंगी देख के वो बोलेगा यार फिर तो मैं थोड़े पैसे मिला के कॉफ़ी पी लूँगा, तो वो कॉफ़ी की तरफ मूव कर जाएगा। तो यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि कॉफ़ी के प्राइजेज़ में चेंज नहीं आया है, लेकिन उसके सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ गया है, उसका बेनिफिट उसको मिलेगा, वहाँ का कंज्यूमर यहाँ मूव कर जाएगा। अपने क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, किसी वस्तु, यहाँ चाय की कीमत बढ़ने पर उसकी स्थानापन्न वस्तु कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी, मांग में वृद्धि होगी, डिमांड विल इंक्रीज। ठीक है, चलिए, और ये वाला स्क्रीनशॉट आप ज़रूर ले लीजिएगा। इसमें सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में बताया गया है, जिसको अपन प्रतिस्थापन्न वस्तु बोलते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पे क्या नियम होगा वो भी बताया गया है, यानी पूरक वस्तुओं पे। वैसे अगला क्वेश्चन
पूरक वस्तुओं का ही आ रहा है, जरा इसको भी देखिए। व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस व्हाट विल बी द डिमांड फॉर इट्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो पूरक वस्तु क्या होती है? जो साथ साथ इस्तेमाल की जाती है, बिना उसके वो वस्तु अधूरी है। जैसे पेन और स्याही वाले पेन अब कम चलते हैं, लेकिन पेन और स्याही मिलके एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, पूरा करते हैं। कार और पेट्रोल दोनों की एक साथ डिमांड की जाती है, किसी एक का सिंपल का वजूद नहीं है। तो अगर अपन एक तरफ कार रखें, एक तरफ पेट्रोल रखें, तो ये हमने कॉम्प्लीमेंट्री वस्तु का जोड़ा रखा। अब मान लेते हैं कि कार की कीमत अभी 5 लाख रुपए चल रही है और कार की कीमत किसी वजह से 8 लाख रुपए हो जाती है, तो क्या देखने को मिलेगा कि कार की मांगे जाने वाली मात्रा में कमी आएगी। वो तो है ही है, लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट पेट्रोल पे भी आएगा कि अगर पेट्रोल का भाव 100 रुपये है तो भी उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। उसका बहुत सिंपल फिनोमिना है, वो ये कि अगर कारें महंगी हो जाएंगी, कारें कम बिकेंगी तो पेट्रोल की खपत भी कम हो जाएगी। तो पेट्रोल के भाव का कोई दोष नहीं है, लेकिन कार के प्राइस का साया पेट्रोल पे पड़ता है। तो यहाँ पे इसने जब कहा था व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस, जहाँ पे कार रख लेते हैं, कार की कीमतें बढ़ती हैं तो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री वस्तु पेट्रोल की क्वांटिटी या उसकी मांग में भी कमी आएगी। क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्रीज, मांग में कमी होगी। ठीक है, आसान से क्वेश्चन है, बट ये मस्ट नो क्वेश्चन है, या एक बच्चे को पता होना ही चाहिए जब अगर वो डिमांड के क्वेश्चन कर रहा है। तो एक प्यासे व्यक्ति को पानी का दूसरा ग्लास कम संतुष्टि देता है, ये नियम है। इसे मांग का नियम बोलते हैं, उत्पत्ति ह्रास प्रतिफल नियम बोलते हैं, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम बोलते हैं, या पूर्ति का नियम बोलते हैं। देखिए, एक व्यक्ति जो बहुत प्यासा है, पानी का पहला गिलास उसे बहुत ज़्यादा संतुष्टि देता है, उसके बाद दूसरे गिलास से उसे थोड़ी कम संतुष्टि और फिर अगले गिलास से थोड़ी कम होती चली जाती है। इसे हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कंज्यूमर बिहेवियर को समझने का बहुत ही इम्पॉर्टेंट नियम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कहता है अ कमोडिटी इज़ यूज फॉर मल्टीपल पर्पज़ देन द डिमांड फॉर इट्स नोन एज। कहता है कि अगर कोई चीज़ है और उसका मल्टीपल पर्पज़ है, उसके बहुत सारे यूजेज हैं, तो ऐसी वस्तु की मांग को क्या कहेंगे? तो इसको कंपोजिट डिमांड या सामूहिक मांग कहा करते हैं। तो जैसे मान लीजिए दूध है, अब दूध मिठाई में भी काम आता है, दूध दही जमाने में भी काम आता है, डायरेक्ट पीने में भी काम आता है। कोयला है तो कोयला बिजली बनाने में भी काम आता है, इंडस्ट्रीज़ में भी काम आता है, और एज अ डोमेस्टिक फ्यूल भी यूज़ होता है। तो कोयले की डिमांड, दूध की, लकड़ी की, फर्नीचर की, इस तरह की चीज़ों की जो डिमांड होती है उसे कंपोजिट डिमांड कहते हैं, सामूहिक मांग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मांग को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व हैं। देखिए, वस्तु की उपयोगिता बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर वस्तु में उपयोगिता है तो उसकी डिमांड होगी, नहीं उपयोगी होगी तो कोई डिमांड नहीं होगी। इसी तो हम अपन सब क्या कहते हैं, करते हैं, कोशिश करते हैं कि अपन काबिल बने, क्योंकि काबिल बनेंगे, कोई काबिलियत अपने अंदर होगी तभी तो अपन लोगों के लिए उपयोगी होंगे, लोगों के लिए उपयोगी होंगे तभी तो अपनी डिमांड होगी। अगर हमें कुछ नहीं आता होगा तो फिर हमारी क्यों डिमांड होगी? तो वस्तु की उपयोगिता उसकी मांग को निर्धारित करने वाला इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। आय का स्तर भी डिमांड को तय करता है। जैसे 10,000 जो व्यक्ति कमाता होगा वो अधिकांश अपना आय अनिवार्य वस्तुओं, नेसेसिटीज़ पे खर्च करता होगा। जो व्यक्ति 1,00,000 रुपये महीना कमाता होगा वो अपनी इनकम को थोड़ा नेसेसिटीज़ पे खर्च करेगा, थोड़ा कंफर्टेबल वस्तुओं पे खर्च करेगा, एक आध दो लग्जूरियस वस्तुओं की मांग भी करेगा, यानी उसकी मांग का दायरा बढ़ जाएगा। जो व्यक्ति 10 लाख रुपए महीना कमाता होगा वो ज़्यादा वस्तुओं की मांग करेगा। तो ऑब्वियस ही बात है, आपकी इनकम का लेवल डिमांड को डिटरमिन करता है। इसी तरह वस्तु की कीमत तो डेफिनेट डिमांड को डिटरमिन करती है। कितना ही अमीर आदमी हो, इक्का दुक्का को छोड़ दें, तो प्राइस टैग तो वो देखते ही हैं, यानी वस्तु की मांग कितनी होगी ये वस्तु की कीमत से बहुत हद तक निर्धारित होती है। तो ये सारे फैक्टर आप पढ़ लीजिएगा। प्रोडक्ट की प्राइस से डिमांड तय होती है, कंज्यूमर के इनकम लेवल से, कंज्यूमर की जो प्रेफरेंसेस, चॉइसेस, टेस्ट और इंटरेस्ट हैं उनसे,
और जो रिलेटेड गुड्स हैं, रिलेटेड गुड्स का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस से भी आपकी वस्तु का डिमांड तय होता है। और आप किसी वस्तु के प्राइजेस को लेकर फ्यूचर में प्राइजेस के बारे में क्या सोचते हैं? कई बार गोल्ड महंगा हो रहा होता है तब भी लोग और गोल्ड खरीद रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि उनको लगता है फ्यूचर में प्राइजेस और बढ़ जाएंगे। इसी तरह से पॉपुलेशन का साइज़ कितना है, ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा डिमांड होगी, और उसका स्ट्रक्चर कैसे है। अगर आबादी में बूढ़े लोग ज़्यादा हैं तो उस तरह की चीज़ों का कंजम्पशन होगा, जवान लोग ज़्यादा हैं तो उस तरह की चीज़ों का कंजम्पशन होगा। तो डिमांड को पॉपुलेशन का साइज़ और उसका स्ट्रक्चर तय करता है। इसी तरह से कितना एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग हो रहा है सोसाइटी में, इकोनॉमी का, उससे भी मांग घटती बढ़ती है। इसके अलावा सीजनल फैक्टर और वेदर, ठीक है, शादियों का सीज़न चल रहा है, उस चीज़ों की मांग बढ़ जाती है। मौसम है, सर्दी गर्मी बरसात, उसमें डिमांड आती हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और इसी तरह से गवर्नमेंट की पॉलिसी वगैरह भी, तो ये सब चीज़ों से डिमांड बढ़ती है। आप कहेंगे सर गवर्नमेंट की पॉलिसी का डिमांड से क्या लेना देना है? सिंपल समझो, अगर गवर्नमेंट टैक्स की रेट्स बढ़ा दे, लोगों के पास पैसा कम हाथ में रहे तो डिमांड कम होगी। लोग अगर गवर्नमेंट टैक्स की रेट्स कम कर दें तो लोगों के पास कहें डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगा, लोगों के पास खर्च करने योग्य इनकम ज़्यादा बढ़ जाएगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो गवर्नमेंट पॉलिसी से भी डिमांड पे फ़र्क पड़ता है, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव का आंसर है। नेक्स्ट, मांग के नियम से संबंधित कौन सा समीकरण सही है? तो कीमत प्रभाव बराबर आय प्रभाव प्लस प्रतिस्थापन प्रभाव, ठीक है। इसका ये सी आंसर है कि प्राइस का इफेक्ट मतलब दो इफेक्ट्स का कॉम्बिनेशन होता है, एक है इनकम इफेक्ट और एक है आपका सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। इसका एक अच्छा एग्जांपल मैंने अगली स्लाइड पे दे रखा है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो चावल भी कंज्यूम करता है और गेहूं भी कंज्यूम करता है। तो अपन सपोज कर लेते हैं कि कोई व्यक्ति अभी 5 किलो राइस लेता है और ये भी मान लेते हैं कि वो 10 किलो आटा या कहें गेहूं कंज्यूम करता है। ऐसे में अगर राइस सस्ता हो जाएगा तो क्या होगा? जैसे ही राइस सस्ता हो जाएगा तो उसे अब राइस अच्छा लगने लगेगा। खाना तो उसे वही है, पेट तो उसे वही भरना है, तो अब वो क्या करेगा? राइस की मात्रा बढ़ा देगा। तो ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, वो गेहूं का सब्स्टिट्यूट यानी राइस ले आएगा। वो राइस सस्ता होते ही 2 किलो राइस ज़्यादा कर लेगा और 4-5 किलो गेहूं कम खाना शुरू कर देगा। साथ ही साथ क्या होगा, जब चावल सस्ता होगा, हमारे एग्जाम्पल में चावल सस्ता होगा तो उसे कम अमाउंट स्पेंड करना पड़ेगा, ठीक है। चावल सस्ता हो गया, मान लीजिए आधा भाव हो गया, तो अब उसे कम पैसा, पहले अगर मान लो वो 500 रुपये चावल पे खर्च करता तो अब 250 रुपये खर्च करना पड़ेगा, तो उसके ऊपर 250 रुपये बचेगा। तो उसको अपनी इनकम बढ़ी हुई सी महसूस होगी, उस बढ़ी हुई इनकम से वो और चावल खरीदेगा। तो इसको इनकम इफेक्ट बोलते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है। तो ये आप इक्वेशन याद कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन नहीं है लेकिन येट इम्पॉर्टेंट। व्युत्पन्न मांग का क्या अर्थ है? ड्राइव्ड डिमांड मीन्स, वेल, जब क्या होता है कि किसी वस्तु की डायरेक्ट डिमांड नहीं हो, उसकी डिमांड किसी और डिमांड से जनरेट होती हो। क्यों सर, ऐसे कैसे? जैसे मान लीजिए अगर सोसाइटी में अगर कार की डिमांड बढ़ जाए, अचानक कार का विज्ञापन देख के लोगों में हो जाए या लोगों में आपस में होड़ा होड़ी हो जाए और लोग कार की डिमांड ज़्यादा करने लग जाएंगे, तो क्या होगा? तो ये होगा कि कार बनाने वाली जो फैक्ट्रियां हैं उनको अब ज़्यादा मशीनें मंगानी पड़ेगी, ज़्यादा लेबर अपॉइंट करने पड़ेंगे, ठीक है। स्टील की डिमांड बढ़ जाएगी। तो आप क्या हो रहा है, देखो अब यहाँ स्टील की डिमांड बढ़ रही है तो वो किससे हुई? कार से ड्राइव हुई। या जैसे मज़दूरों की मांग बढ़ी, वो किससे बढ़ी? वो कार की डिमांड से। तो ऐसी, इसको अपन बोलते हैं उत्पादन के साधन की मांग। तो मतलब जब किसी प्रोडक्ट की मांग बढ़ती है तो उस प्रोडक्ट को क्रिएट करने वाले जो प्रोडक्शन फैक्टर्स होते हैं उनकी डिमांड भी बढ़ती है, ठीक है। आई रिपीट, जब किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है तो उस प्रोडक्ट को बनाने वाले जो प्रोडक्शन फैक्टर्स हैं उनकी डिमांड भी बढ़ती है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है हाउसिंग सेक्टर से जो डिमांड क्रिएट होती है। जब लोगों में मकान बनाने की इच्छा होती है, खुद का मकान चाहिए, हाउसिंग सेक्टर में डिमांड आती है, तो देखा जाता है अर्थव्यवस्था के पूरे अर्थव्यवस्था में डिमांड आ जाती है। क्योंकि घर बनेगा तो सीमेंट भी चाहिए, बजरी चाहिए, पत्थर चाहिए, आर्किटेक्ट चाहिए, मज़दूर चाहिए, लकड़ी चाहिए, लोहा चाहिए,
ये सब की डिमांड एकदम से क्रिएट होगी, तो वो क्या कहलाएगी, ड्राइव्ड डिमांड, व्युत्पन्न मांग। तो उत्पादन के साधन की जो मांग होती है उसे ड्राइव्ड डिमांड कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन परफेक्ट इलास्टिक डिमांड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज शोन एज, ये टेबल आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। और परफेक्ट इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या होता है कि लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, थोड़ा सा भी प्राइस इंच भर भी हिलाना तो मांग बुरी तरह से चेंज हो जाएगी। बहुत प्रैक्टिकल लाइफ में देखने को नहीं मिलती, लेकिन थ्योरेटिकली तो है कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या, प्राइस में लिटिल बिट या कहें नाम मात्र का चेंज होने पर भी क्वांटिटी पूरी ही चेंज हो जाना। मैं अभी अगली स्लाइड में आपको 5 चित्र दिखाऊंगा, फिर मैं वापस इस पे आऊँगा। अभी के लिए याद रख लीजिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू इन्फिनिटी से दिखाया जाता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड को। ठीक है, चलिए पहले अपन आगे देख के आते हैं और आप इसे समझिए। पहले इस चित्र को देखो। देखिए, अच्छी बात यह है कि मतलब किस दिन मानेंगे कि आपको बात समझ में आ गई है, जब चित्र देख के आप टाइप बता दो ना। इधर नीचे आप ग्राफ देखो और ऊपर उसका टाइप बता दो। दो तरह से, या तो मैं नाम बताऊं आपको और फिर आप उसका ग्राफ क्रिएट कर दो। मैं ज़्यादा उससे होशियारी मानता हूं, ग्राफ देख के आपको नाम समझ में आ जाए। अब आप यहाँ देखो, यहाँ पे पहले क्या था, क्वांटिटी, और यहाँ क्या था, प्राइस। अब देखो, प्राइस में ना कोई चेंज नहीं है, प्राइस लगभग वही लाइन चल रही है, यही वाली लाइन चल रही है, लेकिन क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। कमी भी हो सकती है, इजाफा कोई मत समझिए। तो ये जो सिचुएशन है ना, इसका मतलब क्या है कि लोग प्राइस को लेकर बड़े सेंसिटिव हैं। शायद 1 पैसा, 1%, 1%, आधा परसेंट प्राइस चेंज हुए होंगे और ताबड़तोड़ उसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई है। तो ये वाली सिचुएशन है, इनफाइनाइट वाली सिचुएशन है। इसमें आपको याद क्या रखना है, इसमें आपका जो ये डिमांड कर्व है, आपका ये जो डिमांड कर्व है, ये आपका OX अक्ष के समानांतर होता है। आपको ये याद रखना है कि इसमें जो आपका डिमांड कर्व है वो आपका OX कर्व, OX एक्सिस जो है, जहाँ क्वांटिटी डिमांडेड दिखाया जाता है, उसके समानांतर या क्षैतिजाकार होता है। ये एक बात हो गई। अब इसके साथ आप इसको देखिए, अब क्या हो रहा है, आप देखिए, पहले ये प्राइस थी और इस पे क्वांटिटी मान लेते हैं 500 थी। ठीक है, अब प्राइस यहाँ से यहाँ पहुँच गई, प्राइस इतनी बढ़ गई तो भी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं है, तो भी ना, ये पेन थोड़ा सही नहीं काम कर रहा मेरा, बट एनीवेज ये क्वांटिटी वही है। अब आप क्या देख रहे हो, ये है बेलोजदार मांग और परफेक्टली इनइलास्टिक। कहने का मतलब ये है कि प्राइस में चेंज होने के बावजूद मांगे जाने वाली मात्रा में कमी नहीं आ रही, मतलब खरीदने वाला कंज्यूमर मजबूर है। ये शायद कोई दवाइयाँ हैं या एक ज़माने में पेट्रोल का भाव है, चाहे जितना भी हो खरीदना तो पड़ेगा। अब तो चलो पेट्रोल का ऑल्टरनेट या सब्स्टिट्यूट EVs जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हैं वो आ गए हैं, बैटरीज आ गई हैं। या जैसे दवाइयाँ हैं, तो दवाइयाँ 20 रुपये का इंजेक्शन है तो भी लोगे, 200 रुपये का है तो भी लेना पड़ेगा। तो परफेक्टली इन इलास्टिक होता है। तो अब के बाद आपका डिमांड कर्व क्या है, आपका डिमांड कर्व यूँ जा रहा है ना, तो ये किसके लंबवत है, OY एक्सिस के पैरेलल चल रहा है। ठीक है, वर्टिकल टू OY एक्सिस। अच्छा, इसके अलावा अगर ऐसा हो कि 10% प्राइजेस गिरें और क्वांटिटी डिमांडेड भी 10% बढ़े, इधर 10% प्राइस गिरे, उधर 10% मात्रा बढ़ी, तो इसे अपन बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक। इसमें E = 1 होता है। ठीक है, इसमें इस तरह का कर्व देखने को मिलता है। ठीक है, इस तरह का ये वाला कर्व देखने को मिलता है। और अगर आप समझना चाहें तो ये देखिए, यहाँ P था तब यहाँ Q था, इन द सेंस पहले इसको देखना होता है। और जैसे ही आपने प्राइजेस बढ़ाने की कोशिश की, मान लेते हैं इसको 80%, आपने इधर 80% प्राइजेस बढ़ाए, 80% क्वांटिटी डिमांडेड में कमी आ गई, तो मतलब लोगों की पूरी फुल्ली या कहें प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्सिवनेस है ना, पूरी आनुपातिक प्रतिक्रिया है। अच्छा, अब एक और चीज़ देखिए, एक और चीज़ ये होती है कि जैसे रिलेटिवली
रिलेटिवली इलास्टिक का मतलब ये है कि आपके जैसे प्राइजेस में तो 10% की कमी आई, लेकिन जो क्वांटिटी है उसमें 15% का इजाफा हो गया। तो आपका आंसर क्या है? 1.5। 1.5 यानी ई इज़ मोर देन 1। तो ये सिचुएशन, ठीक है। तो जैसे इसमें ये दिख रहा है कि इस बार भी क्या हुआ, आपके प्राइजेस, ठीक है, पहले पी क्यू ये सिचुएशन थी और बाद में आपने प्राइजेस बढ़ाए हैं, पर आपने प्राइजेस थोड़े बढ़ाए हैं लेकिन डिमांड उससे ज़्यादा गिरी है। तो ये आपका रिलेटिवली इलास्टिक है। और रिलेटिवली इनइलास्टिक किसको कहेंगे? कि जैसे आपका मान लीजिए कि आपने प्राइजेस 10% घटाए लेकिन क्वांटिटी में 5% इजाफा ही हुआ, तो ये हो गया रिलेटिवली इनइलास्टिक, यानी आपका जो ई आएगा वो लेस देन 1 आएगा। तो यही सारी बातें मैं आपको इस टेबल में बताता हूँ कि ये पांचों को और ये का आपको याद रखना है कि अगर प्राइस इलास्टिसिटी इनफाइनाइट है तो इसका मतलब है परफेक्टली इलास्टिक। ये टर्मिनोलॉजी है। इसका मतलब क्या होता है? चेंज इन डिमांड इज इनफाइनाइट एट ए गिवन प्राइस। एक पर्टिकुलर प्राइस पे हल्का सा माइन्यूट चेंज होने पे भी पूरी तरह से क्वांटिटी का शिफ्ट हो जाना। और EP0 क्या बताता है? बेलोचता। इसका मतलब है कंज्यूमर खरीदेगा ही खरीदेगा, ठीक है। डिमांड रिमेन्स अनचेंज वॉट एवर बी द चेंज इन प्राइस। इसमें आपको वर्टिकल कर्व देखने को मिलेगा। पहले वाले में हॉरिजॉन्टल टू OX एक्सेस मिलेगा, इसमें आपको वर्टिकल टू OY एक्सेस देखने को मिलेगा। अगर यूनिटरी इलास्टिक की बात करें तो इसका मतलब क्या होगा? प्राइस में जितना परसेंट गिरावट होगी, क्वांटिटी इंक्रीज में उतनी परसेंट बढ़ावट होगी। और आपका जो चित्र बनेगा उसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहेंगे। और ये वाले में क्या लिखा है? आपकी जो लोचशीलता है वो 0 से ज़्यादा है लेकिन 1 से कम है। तो ये हो गया आपका इसको कह सकते हैं इनइलास्टिक। यानी इसमें क्या होगा? प्राइस में चेंज ज़्यादा आएगा लेकिन क्वांटिटी में चेंज कम आएगा। तो ये इनइलास्टिक या रिलेटिव इनइलास्टिक हो गया। इसमें स्टीपर रहेगा, कर्व का जो शेप रहेगा, कर्व का शेप आपको याद करना पड़ेगा। और अगर आपका इलास्टिसिटी 1 से ज़्यादा है, हालांकि इनफाइनाइट से कम है, तो इसका मतलब है प्राइस का क्वांटिटी पे बहुत असर पड़ेगा। 12% प्राइस बढ़ा, 20% क्वांटिटी गिर गई, तो आपको एक फ्लैटर कर्व देखने को मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। एक के अंदर इसमें बहुत कुछ है, ये आप अच्छे से याद कीजिएगा। तो स्टूडेंट, अगर आप इसी तरह के क्वेश्चनों की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको 2 काम करने होंगे। सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाके हमारा कॉमर्स पॉइंट ऐप है जिसका लोगो इस तरह का दिखाई देता है। सबसे पहले आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, एब्सोल्युटली फ्री, नो कॉस्ट। उसके बाद आप वहाँ पे स्टोर में जाके इस कोर्स को सर्च कीजिएगा, यूपी टीजीटी प्रैक्टिस पेपर 2025। इस कोर्स में आपको 5000 से भी ज़्यादा MCQ मिलेंगे। हमने चैप्टर वाइज MCQ प्रोवाइड करवाए हैं। उसके अलावा आपको उसके अंदर 50 सैम्पल पेपर मिलेंगे। तो पिछले 10 अटैम्प्ट में जिस तरह के क्वेश्चन आए हैं, जिस तरह का लेवल आया है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने 50 सैम्पल पेपर्स डिज़ाइन किए हैं। ये सारे सैम्पल पेपर आपको बाइलिंगुअल मिलेंगे, यानी वो क्वेश्चन हिंदी में भी हैं और अगर आप इंग्लिश मीडियम के भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, हर क्वेश्चन आपको बाइलिंगुअल मिलेगा। और अगर आप मोबाइल पे देखना चाहें तो मोबाइल पे भी देख सकते हैं, और अगर आप टैबलेट, लैपटॉप या डेस्कटॉप पे भी अगर उसे व्यू करना चाहें तो आप आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही नॉमिनल इसकी फ़ीस रखी गई है और आप आराम से इसमें से तैयारी करके आप मान के चलिए कि इन क्वेश्चनों के अलावा कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, क्योंकि इतनी डिटेल्ड प्रैक्टिस करवाई गई है। तो ज़रूर एक बार प्ले स्टोर पर जाके ऐप डाउनलोड कीजिएगा। ठीक है सर, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद है इन अ परफेक्ट कंपटीशन द डिमांड ऑफ कॉम्पिटिटिव विल बी। देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता जनरली बाज़ार में देखने को नहीं मिलती, लेकिन आप समझिए कि अगर पूर्ण प्रतियोगिता होगी तो इसका क्या मतलब होगा? बहुत सारे बायर हैं, बहुत सारे सेलर हैं, सब एक जैसी वस्तु लेके बैठे हैं, सबको बाज़ार का पूरा ज्ञान है। अगर ऐसा है तो आप समझ लो बहुत सावधान रहना। आपका प्राइस थोड़ा सा बढ़ाते ही क्वांटिटी धपाक से नीचे गिरेगी। हो सकता है प्राइस में तो आप 1% छेड़ो और आपका पूरा क्वांटिटी डिमांड 100% नीचे डाउन चला जाए, क्योंकि सारे कंज्यूमर दूसरी तरफ भाग जाएंगे। तो क्या हुआ?
प्राइस में थोड़ा सा हिलाया तो क्वांटिटी बुरी तरह से हिल गई, तो ये हो गया आपका परफेक्टली इलास्टिक। तो याद, जिनको रट्टा लगाना है आप याद रख लीजिए, परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट इलास्टिक, याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर समझना चाहें तो समझ सकते हैं। ये आपको पूर्ण लोचदार स्थिति देखने को मिलेगी। ठीक है, एक और देखते हैं क्वेश्चन। इफ ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड गोज अपवर्ड इट इज़ नोन एज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए आप, मैं एक बार में क्लियर कर देता हूँ। जैसे आप इधर देखना, इस तरफ वाले में प्राइस पहले 2 रुपये थी, प्राइस 2 रुपये थी तो 8 यूनिट मांगे जाते थे। ठीक है, उसके बाद प्राइस आधा रह गया, डिमांड बढ़ गई। अब आम बोलचाल में जब तक देखो अपन इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ते ना, तो अपन इसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड बढ़ गई, ऐसे ही बोलते हैं ना कि डिमांड देखो बढ़ गई है ना, 8 से 10 हो गई। लेकिन टेक्निकली इसे हम कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर प्राइस में छेड़छाड़ की वजह से, अभी कम का मामला है तो मैं कम का एग्जांपल लेके बोलता हूँ, अगर प्राइस कम करके अगर आप ज़्यादा माल बेचते हो तो इसे इंक्रीज इन डिमांड नहीं कहते, इसे एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कहते हैं। सिंपल। इस वाले क्वेश्चन में जो अपन अभी कर रहे हैं, इसमें प्राइस घटाकर क्वांटिटी की मात्रा को बढ़ाया गया है, तो इसे एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, मांग में विस्तार कहते हैं। और दूसरा फिनोमिना जो अगले क्वेश्चन में भी काम आएगा, अभी सुन लीजिए। यहाँ पे पहले भी प्राइस 4 था, अभी भी प्राइस 4 था, लेकिन यहाँ डिमांड बढ़ गई है, इसे इंक्रीज इन डिमांड कहेंगे। यानी प्राइस में अपन ने कुछ नहीं किया, पता नहीं लोगों की इनकम बढ़ गई या लोगों का टेस्ट बदल गया या सब्स्टिट्यूट वस्तु का भाव बदल गया, राम जाने क्या हुआ, प्राइस वही होते हुए भी डिमांड अगर बढ़ गई तो इसे कहेंगे इंक्रीज इन डिमांड। लेकिन अभी वाला जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर है एक्सपेंशन इन डिमांड, मांग में विस्तार। एक क्वेश्चन और इसका देख लीजिए, आपको और क्लैरिटी आ जाएगी, है ना। इफ़ ड्यू टू चेंज इन अदर थिंग्स क्वांटिटी डिमांड गोज अपवर्ड, ये उसी क्वेश्चन का कंटिन्यूएशन ही मान लीजिए। अब के बार अपन ने प्राइस नहीं छेड़ा, दूसरी चीज़ों में बदलाव आया है, दूसरी चीज़ों में बदलाव की वजह से अगर आपकी मांगे जाने वाली मात्रा बढ़ गई तो यू कैन डेफिनेटली से इट्स द इंक्रीज इन डिमांड। आपका जैसे अब आप देखिए, प्राइस पहले भी 10 था, प्राइस अभी भी 10 है, पर पहले लोग 150 यूनिट खरीद रहे थे, अब 200 यूनिट खरीद रहे हैं। उसी भाव पे लोग ज़्यादा यूनिट खरीद रहे हैं, तो ये है इंक्रीज इन डिमांड। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपका देखिए पहले आपका जो था PQ लेवल देखिए, उसमें पहले आपका प्राइस था 10 रुपये और आपका क्वांटिटी था 150। आपका प्राइस अभी भी 10 है, लेकिन अब आपका क्वांटिटी डिमांड 200 हो गया। तो पहले आपका डिमांड का ये वाला था, अब आपका डिमांड का दाईं तरफ खिसक गया है, क्योंकि वो पूछेगा कि अगर मांग वक्र दाईं तरफ खिसक जाता है तो ये क्या है, तो ये है इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड, मांग में वृद्धि। तो हिंदी इंग्लिश ध्यान रखिएगा, ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। चलिए 14वां क्वेश्चन कहता है मांग वक्र कब ऊपर दाईं ओर खिसकता है। अब आप स्क्रीन पे देखिए, ये इसमें जो आपका ना डिमांड कर्व है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है ना। यहाँ पहले था, दिस वाज ओरिजिनल, और ये यहाँ पहुँच गया, तो ये इंक्रीज इन डिमांड का मामला है, क्योंकि सेम कर्व नहीं है। यहाँ पे आपका कर्व आगे की तरफ खिसक गया है, मांग में वृद्धि हुई है, इंक्रीज इन डिमांड है। इसका मतलब प्राइजेस को छोड़कर बाकी फैक्टर्स की वजह से आपका डिमांड बढ़ा है। अब उसका रीज़न हो सकता है कंज्यूमर की इनकम बढ़ना, बिल्कुल हो सकता है। लोगों को भविष्य में वस्तु कहें कि और उनको प्राइजेस बढ़ने की आशंका है। जैसे गोल्ड का प्राइस है, वो अभी उनको लग रहा है कि गोल्ड अभी और महंगा होगा, तो वो क्या करेंगे, मौजूदा कीमत पे और ख़रीद लेंगे। यानी प्राइस को कुछ नहीं हुआ, अभी गोल्ड का प्राइस मान लीजिए 80 चल रहा है, मान लेते हैं 80 चल रहा है, और 80,000 पे उन्होंने धमाधम और ख़रीदी करनी शुरू कर दी। तो गोल्ड सस्ता होने की वजह से वो नहीं खरीद रहे, वो इस डर के मारे खरीद रहे हैं कि बाद में और महंगा हो जाएगा। तो ये
भी रीज़न होता है इंक्रीज इन डिमांड का। और अगर किसी वस्तु का फैशन चल रहा हो तो प्राइस वही होता है, तो भी लोग धमाधम ताबड़तोड़ खरीद रहे होते हैं। तो बात ये मैं कहना चाहता हूँ मोरल ऑफ द स्टोरी पिछले 2 क्वेश्चनों से, कि अगर प्राइस में छेड़छाड़ ना हो और बाकी फैक्टर्स जो अभी जैसे 3 एग्जांपल अभी आए, इन फैक्टर्स की वजह से अगर आपकी इन डिमांड बढ़ती है तो इसे कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड, मांग में वृद्धि। तो और तब ये होता है कि जो डिमांड का होता है वो राइट वर्ड शिफ्ट होता है, दाईं ओर खिसकता है। पहले यहाँ था, खिसक के यहाँ आ गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड मीन्स, हमने अभी कहा कि अगर वस्तु का प्राइस घटने की वजह से, वस्तु का प्राइस घटने की वजह से उसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाए तो इसे कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। इस केस में होगा क्या, आपका मांग वक्र, जैसे आप समझिए पहले थी वस्तु 10 रुपये, ठीक है, पहले थी वस्तु 10 रुपये और 10 रुपये चाय बेचता था, तो एक व्यक्ति 500 चाय बेचता था। फिर उसने दिमाग लगाया, चाय का प्राइस 8 रुपये कर दिया और अब वो 600 चाय बेच रहा है। अब ये आपका नया डिमांड का जो डॉटेड लाइन से दिखाया है वो है। तो अब आपका पहला पॉइंट यहाँ था, अब आपका पॉइंट यहाँ है। तो क्या हुआ है, ये आपका ऑप्शन पढ़िए, आपका मांग वक्र नीचे की तरफ खिसका है, नहीं। मांग वक्र ऊपर की तरफ खिसका है, नहीं। आप देखो इसमें 2 डिमांड कर्व नहीं है, आपका डिमांड कर्व 2 नहीं है। मांग वक्र यथावत रहा है ऐसा ही नहीं है, लेकिन ये जरूर हुआ है डी, एक ही मांग वक्र पर कीमत घटने पर मांग बढ़ना, यानी आपका एक ही डिमांड कर्व होगा, उसी डिमांड कर्व पे आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बढ़ गई है। दो, आप पीछे वाले को देख लीजिए एक बार, अच्छे से देख लीजिए, वहाँ पे आप देखो उसमें आपका 2 कर्व बने हैं, इसमें आपके 2 कर्व बने हैं, लेकिन इसमें आपका एक ही कर्व बना है, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। चलिए, होप मैं आपको बता पाया। इंक्रीज इन डिमांड व्हेन प्राइस फॉल ऑन द सेम डिमांड कर्व, यानी उसी डिमांड कर्व पे प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, इन केस ऑफ एन इन्फीरियर गुड द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। ठीक है, देखिए जितने भी आप मांग के नियम पढ़ते हैं वो सामान्य वस्तु के बारे में है, घटिया वस्तु में उल्टा नियम लागू होता है। तो आप, मैं सिंपल बताऊं, सिंपल नियम सबसे पहले सिंपल याद रखिए, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, लेकिन इन्फीरियर वस्तु में उल्टा होगा, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी। बस हो गया। अब आप एक से घुमा फिरा के जितने बना लीजिए। नॉर्मल गुड्स में क्या कहा मैंने, जैसे ही इनकम बढ़ेगी, आपको 10,000 की जगह आपकी तनख्वाह 15,000 हो गई, तो आप और वस्तु ज़्यादा खाना शुरू कर देंगे। अगर आपको आम पसंद है तो घर में आम ज़्यादा लाने लग जाएंगे। अगर आपको लाइक मूवी देखना पसंद है तो आप और ज़्यादा, चूंकि अब जेब में पैसे ज़्यादा हैं तो और ज़्यादा मूवी देखने लग जाओगे। ठीक है, लेकिन जो पहले घटिया वस्तु आपको खानी पड़ती थी, मतलब घटिया से मतलब आप उसको इस तरह मत लीजिए, घटिया का मतलब ये है कि पहले आप कुछ जगह सस्ती वाली वस्तु खा लिया करते थे। जैसे सपोज़ कीजिए पहले आपकी इनकम ज़्यादा नहीं थी तो आप एक रबड़ की चप्पल पहन लेते थे। मैं नहीं कह रहा रबड़ की चप्पल बुरी होती है, लेकिन आप तब रबड़ की चप्पल पहनते थे, सिर्फ 50 रुपये वाली रबड़ की चप्पल पहन लेते थे। लेकिन अब चूंकि आपकी इनकम बढ़ गई है तो अब आप जूते खरीदने शुरू कर दोगे, तो क्या होगा, रबड़ की चप्पल की डिमांड कम हो जाएगी, या आप सैंडल पहनना शुरू कर दोगे, उसके अपग्रेडेड वर्जन पे चले जाओगे। तो होता यह है कि इनकम के बढ़ने पर घटिया वस्तु की जो मांग है वो कम हो जाती है। तो इसीलिए इसने कहा तो अब यानी देख संबंध कैसा देखने को मिला, संबंध देखने को मिला नेगेटिव संबंध। तो जैसे ही आपकी इनकम बढ़ेगी आप घटिया वस्तु खाना कम कर दोगे, और अगर आपकी इनकम घट गई, अगर आपकी इनकम घट गई तो आप मजबूरी में और घटिया वस्तु खाना शुरू कर दोगे। पहले हो सकता था कि आपकी इनकम 10,000 थी, केवल आप रबड़ की चप्पल पहनते थे, अब आपकी इनकम घट गई, मान लीजिए घट के 6,000 रह गई, तो घर के सभी सदस्यों को आप उसी घटिया वस्तु पे ला दोगे, तो वहाँ पे आपका इंक्रीज इन डिमांड होगा। तो कहने का मतलब क्या है, साइन कैसे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है तो ये नीचे जा रहा है, ये नीचे जा रहा है तो ये ऊपर जा रहा है। नेगेटिव कोरिलेशन इसको बोलते हैं, ऋणात्मक सहसंबंध बोलते हैं, नेगेटिव रिस्पॉन्स या कहें ऑपोजिट रिस्पॉन्स देखने को मिलता है।
स्टूडेंट्स, अगर आप अपने एग्जाम के लिए बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हो, किसी प्रकार की कोई कसर नहीं रखना चाहते हो, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप अभी हमारे ऐप पे जाइए और हमने ये कोर्स डिज़ाइन कर रखा है। इस कोर्स को आप परचेज कीजिए। इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा? इसमें आपको 50 सैम्पल पेपर्स मिलेंगे, यानी प्रीवियस ईयर के जो पेपर आए हैं, जो उनका पैटर्न रहा है, उस पर हमने सैम्पल पेपर्स क्रिएट किए हैं। आप वो सैम्पल पेपर्स कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा हमने उस कोर्स में हर चैप्टर के 100 से भी ज़्यादा एमसीक्यू दे रखे हैं और जहाँ जहाँ आवश्यक है उनका डिटेल्ड सॉल्यूशन भी दे रखा है, ताकि आप आराम से अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकें। ये सारा का सारा कंटेंट हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, तो कोई भाषा का बैरियर नहीं है। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, हर क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है, सारे नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। साथ ही साथ कुछ लोग ये कहते हैं कि सर मोबाइल में स्क्रीन छोटे में दिक्कत आती है, तो अगर आपका कंप्यूटर, लैपटॉप या टैबलेट है तो आप उस पर भी हमारा कंटेंट व्यू कर सकते हैं। हम हार्ड कॉपी फैसिलिटी नहीं देते, लेकिन आप बड़ी स्क्रीन पे आप आराम से हमारा कंटेंट देख सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और हमने प्रीवियस ईयर कोई लेवल को ध्यान में रखते हुए ही ये कोर्स डिज़ाइन किया है। बहुत ही रीजनेबल रेट पे अवेलेबल है। अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सिंसियर स्टूडेंट हैं, तो ज़रूर आपको ये कोर्स हमारे ऐप से लेना चाहिए। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। आप जब कोई किसी वस्तु की कोई प्रतिस्थापन वस्तु ना हो तो उस वस्तु का मांग वक्र होगा। तो देखिए, त्राहिमाम हो जाएगा। अगर कोई वस्तु है, अगर कोई वस्तु है और उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो फिर आप देख लीजिए कि आपको वो वस्तु खरीदनी ही खरीदनी पड़ेगी, नो मैटर व्हाट प्राइस, ठीक है। तो फिर उसकी हो जाएगी मांग बेलोजदार हो जाएगी। में लोच क्या होता है? लोच लचक, रिस्पॉन्सिवनेस। अगर आपके पास सब्स्टिट्यूट ही नहीं है तो आपको उसी वस्तु पे बने रहना पड़ेगा, वही वस्तु लेनी पड़ेगी, चाहे प्राइस कुछ भी हो। तो आपकी लोच बेलोच हो जाएगी। तो अब जब फिर बात अभी और आती है कि अगर आप बेलोजदार वाली स्थिति में हो तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा कि प्राइस इतना है तो भी लेना पड़ेगा, प्राइस इतना है तो भी लेना पड़ेगा, और प्राइस इतना है तो भी लेना पड़ेगा। यानी चाहे प्राइस कितना ही हो, आपको लेना ही पड़ेगा। तो आप ओ वाई अक्ष के जैसे ये ओ है, ये एक्स है और ये वाई है, तो आपका जो डिमांड कर्व है वो पैरेलल टू ओ वाई हो जाएगा, वर्टिकल टू, या इसको वर्टिकल लाइन भी बोलते हैं, वर्टिकल टू वाई एक्स हो जाएगा, वाई एक्सिस वाई अक्ष के लंबवत हो जाएगा। ये नीचे आप देख सकते हैं। इसमें आप देखिए, प्राइस ऊपर है, नीचे है, जो भी है, आप तो डिमांड में कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि उसका सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। ओके, नेक्स्ट। While drawing an individual's demand curve for a commodity, which one of the following is not kept constant? कहता है कि जब आप डिमांड कर्व बनाते हैं, मांग वक्र बनाते हैं, तो किस को आप स्थिर नहीं रखते। देखिए, मांग का नियम आपको लागू करना है, मांग वक्र दिखाना है, तो उस समय आप अन्य बातों को स्थिर मानते हैं। आप केवल प्राइस को हिलाते हैं, प्राइस को हिलाते हैं, बाकी अन्य सभी चीज़ों को आप स्थिर मान के चलते हैं। आप ये मान के चलते हैं कि इस समय व्यक्ति की आय नहीं बदलेगी, अन्य वस्तु की कीमतें नहीं बदलेगी, व्यक्ति की रुचियां नहीं बदलेंगी। तब आप ये कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल 8 रुपये प्राइस होगा तो 40 यूनिट कंज्यूम होगी, और 10 रुपये प्राइस होगा तो 30 यूनिट कंज्यूम होगी। और इस तरह का मांग वक्र आपको देखने को मिलता है। यानी आप जिस वस्तु पर विचार कर रहे हो, जिस वस्तु को कंसीडर कर रहे हो, उसकी कीमत के अलावा उसको आप चेंज कर सकते हो, उसके अलावा बाकी सबको आप कांस्टेंट मानते हो, तब जाके लॉ ऑफ डिमांड लागू होता है, ठीक है। नेक्स्ट, एलिमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर डिमांड। देखिए, ये बहुत सबसे पहला क्वेश्चन वैसे ये पढ़ा जाता है कि डिमांड कैसे पैदा होती है। तो सबसे पहले तो किसी चीज़ की इच्छा या आवश्यकता होनी चाहिए, उसके बाद उस वस्तु को खरीदने के लिए आपका पैसा होना चाहिए, और फिर थर्ड है कि आपके मन में विलिंगनेस होनी चाहिए, आप वो पैसा खर्च करने को तैयार होना चाहिए। ये सब चीज़ें होती हैं तो डिमांड क्रिएट होती है। आप समझ रहे हैं? आपके मन में किसी वस्तु या सेवा की इच्छा होनी चाहिए, आपके पास उस वस्तु या सेवा को खरीदने के लिए पैसा होना चाहिए, और फिर ये कि आप मतलब कंजूस भी बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए, आप पैसा त्याग करने के लिए तैयार होना चाहिए। तब जाके बाज़ार में डिमांड होती है, आप डिमांड करते हो और कोई ना कोई आपको वो चीज़ सप्लाई करता है और दुनिया में धंधा होता है, बिजनेस होता है, ठीक है, ठीक है।
नेक्स्ट, if a fall in price of commodity X causes a rise in the quantity demanded for Y commodity X and Y are। आराम से समझिए ये क्या कह रहा है, X। मैं तो पहले मैं इसको चाय कॉफ़ी मान के चलता हूँ, फिर मैं लाइन फिट करूँगा, लाइन फिट होती है नहीं। पहले इसका कहने का मतलब है चाय, इसका जो कहा इसने मैं वो बात कर रहा हूँ। इसने कहा चाय की कीमत घटी। चाय की कीमत घटने पे क्या होता है पहले मैं वो सोच लूँ। चाय की कीमत घटने पर कॉफ़ी की जो मात्रा है उसमें कमी आ जाती है, क्योंकि चाय के कम होते ही, चाय का प्राइस कम होते ही कॉफ़ी वाले लोग भी इस तरफ आ जाएंगे, तो चाय की डिमांड बढ़ेगी, चाय की डिमांड बढ़ेगी और कॉफ़ी की डिमांड कम होगी, ऐसा होगा। तो अब देखते हैं, इसका कहने का मतलब है यदि एक किसी वस्तु X चाय की कीमत में कमी के फलस्वरूप वस्तु Y की मांग में वृद्धि होती है, तो ये मेरा बैठा नहीं ना। मैंने तो कहा कॉफ़ी में कमी आएगी, तो ये मेरा बैठा नहीं। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन जिसके बारे में बात कर रहा है वो सब्स्टिट्यूट गुड्स नहीं है, प्रतिस्थापन्न वस्तु नहीं है, ये जरूर और जरूर पूरक वस्तु के बारे में बात कर रहा है। या तो आप घर से पहले याद करके जाओ या फिर आपको लगा के देखना पड़ेगा। अब मैं लगा के इसको संतुष्ट कर रहा हूँ, मैं इसको कार और पेट्रोल की बात कर रहा हूँ। अब इसका कहने का मतलब है अगर कार की प्राइसिंग में कमी होती है तो क्या होगा, पेट्रोल की डिमांड बढ़ेगी, डेफिनेट बढ़ेगी। कार की कीमतों में कमी की वजह से कार की खुद की डिमांड तो बढ़ेगी और फिर कार ज़्यादा चलेंगी तो पेट्रोल की डिमांड भी बढ़ेगी, यानी डेफिनेट ही इज़ टॉकिंग अबाउट पूरक वस्तुएं, ही इज़ टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, चलिए। या तो आप सिंपल है ये वाला, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओ, जैसे मैं माथाफोड़ी कर रहा हूँ, आप नहीं करना चाहो तो ये चित्र याद कर लो, एक याद कर लो, कोई सा भी इसमें एक साइन याद कर लो, फिर उल्टे पुल्टे कर लेना, या तो वैसे समझ लो तो ज़्यादा ही बढ़िया, लॉन्ग लास्टिंग याद होता है। अब कुछ क्वेश्चन अपन 4-5 डिमांड फॉरकास्टिंग पे करेंगे। हम ये जो मांग का पूर्वानुमान लगाते हैं वो क्यों लगाते हैं? इसका क्वेश्चन सिंपल है कि आपका मांग पूर्वानुमान क्यों करना चाहते हो। देखिए, आपको पता होगा, जैसे मान लीजिए मेरी एक फैक्ट्री है और कपड़ों की है, गारमेंट फैक्ट्री है, तो मुझे डिमांड तो पता करनी पड़ेगी ना कि मैं कितनी यूनिट्स बेच पाऊँगा। उसी हिसाब से तो मैं मशीन लगाऊंगा, यानी उसी हिसाब से तो मैं प्रोडक्शन प्लानिंग करूँगा, उसी हिसाब से मैं पैसे की प्लानिंग करूँगा, उसी हिसाब से मैं कच्चा माल मंगाऊंगा। तो इसीलिए डिमांड तो आपको सबसे पहले सेल्स बजट बनाया जाता है। सेल बजट में यही देखा जाता है कि आप कितनी यूनिट बेच पाएंगे, उसी बेसिस पे प्रोडक्शन बजट, उसी बेसिस पे परचेज बजट, उसी बेसिस पे बाकी सारे बजट बनते हैं। ठीक है, तो ये सारे रीज़न लिखे हुए हैं कि क्यों डिमांड फॉरकास्टिंग इज़ मस्ट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आप बस कोई सा भी धंधा दुकान खोल लो बगैर अंदाज़ा लगाए कि आपके चीज़ की डिमांड है भी या नहीं, ये तो बिल्कुल एक तरह से मतलब बिना पैराशूट यूं ही कूद जाना है, या यूं ही आप कुएं में कूद गए बिना किसी चीज़ की गहराई नापे आप तो कूद गए, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। पहले गहराई का पता लगाना चाहिए ना। उसके बाद है विच मेथड ऑफ डिमांड फॉरकास्टिंग इज़ बेस्ट। अनुभव आधारित पद्धति बेस्ट है, बाजार शोध एवं सर्वेक्षण बेस्ट है, रेखा चित्र पद्धति या अर्थमितीय। तो ये जो चलती है ना इकोनोमेट्रिक मेथड, इसमें क्या होता है, पास्ट डेटा का यूज़ किया जाता है, साइंटिफिक मेथड यूज़ किए जाते हैं, स्टैटिस्टिकल टेबल्स यूज़ की जाती हैं, और जो करंट में सिनेरियो चल रहा है उस सब का मिक्सिंग करके एक अंदाज़ा लगाया जाता है। तो क्या क्या कर लिया आपने, पुराना डेटा, साइंटिफिक मेथड, स्टैटिस्टिकल तरीके अपना लिए, और करंट सिनेरियो जो चल रहा है उसके बेसिस पे हम डिमांड प्रोजेक्ट करते हैं कि कितनी डिमांड हो सकती है। तो इकोनोमेट्रिक मेथड, अर्थमितीय पद्धति सबसे तगड़ी, हालांकि थोड़ी कॉम्प्लिकेशन वाली है, कॉम्प्लेक्स है, पर फिर भी सबसे अच्छी मेथड मानी जाती है। ये कुछ फॉरकास्टिंग के मेथड्स हैं, इनको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में बांटा गया है। डेल्फी मेथड, सेल्स फोर्स कंपोजिट मेथड, एक्सपर्ट या इनसाइडर नॉलेज, सर्वेज और इंटरव्यूज़, ये सब आपके क्वालिटेटिव मेथड्स हैं, और जिसमें आंकड़ों का यूज़ होता है। मूविंग एवरेज, ट्रेंड प्रोजेक्शन, सीजनल एवरेजेस, इकोनोमेट्रिक मॉडलिंग, मशीन लर्निंग, ये सब आपके क्वांटिटेटिव मेथड्स हैं। एक और तरीके से भी बताया है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव को, ये भी याद कर लेना। थोड़े से क्वेश्चन और, विच मेथड इज सूटेबल फॉर फॉरकास्टिंग द सेल्स ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट। देखिए, अगर आप एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, एक तो क्या होता है आपका जमाया काम है, और मतलब पिछले 4-5 साल से आप कार बेच रहे हो
और आप इस साल का कार कितना बिकेगा उसका अंदाज़ा लगा रहे हो, करते तो वो भी हैं, पर वो मैं बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं मानता, क्योंकि 4-5 साल का आंकड़ा आपके सामने है। लेकिन मान लीजिए कोई आप नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, फर्स्ट टाइम लॉन्च कर रहे हो, तो ग्राफिकल मेथड तो पुराने वर्षों के आंकड़े तो तुम्हारे पास है नहीं, तो ग्राफ पे प्लॉट क्या करोगे? सेल्स डेटा तुम्हारे पास है नहीं, और डेटा नहीं है तो ट्रेंड कैसे क्रिएट करोगे, है ना, कि ये ट्रेंड बढ़ रहा है कि घट रहा है या क्या हो रहा है, वो कैसे करोगे? तो फिर आपको क्या करना चाहिए? मार्केट रिसर्च एंड सर्वे करना चाहिए। जाइए, जाके पूछे, हाँ साहब अभी आप कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, आप खुश हैं, दुखी हैं, आपको किस प्रोडक्ट की ज़रूरत है, आप किस तरह का फीचर का प्रोडक्ट चाहते हैं। इस तरह का सर्वे करके लोगों से इनपुट निकाल के लाओ, इनसाइट निकाल के लाओ, और फिर वो आप समझ जाओगे कि आपके प्रोडक्ट की कितनी डिमांड हो सकती है। तो नए प्रोडक्ट के लिए मार्केट रिसर्च एंड सर्वे ही एकमात्र तरीका होता है। अच्छा, इसके बाद है अ बेस्ट डिमांड फॉरकास्टिंग मेथड इज़ वन विच, कहता है कि किस मेथड को आप बेस्ट मानेंगे? जो इकोनॉमिकल हो, ऑब्वियस सी बात है, मितव्ययी हो, सस्ता होना चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं कि हम सेल्स मतलब डिमांड कितनी होगी वो पता कराने में अपना बहुत सारा पैसा फूंक दें। हम चाहेंगे कि कम से कम खर्चे में हम अपना डिमांड फॉरकास्टिंग कर पाएँ। मेथड ऐसा हो जो फ्लेक्सिबल हो, यानी चेंज कर सकें उसमें। एक्यूरेसी हो, वाकई में एक्यूरेट रिजल्ट आए, मतलब हम वहाँ से निकल के आ जाए कि हम महीने के 10,000 यूनिट बेच पाएंगे और बेच हम 4,000 यूनिट नहीं पा रहे, तो मतलब वो एक्यूरेसी तो होनी ही चाहिए। तो ये सारे गुण यहाँ पे सारे लिखा हुआ है कि ये सारे गुण आपके, जैसे होता है ना कि हमें कैसी वर चाहिए, कैसा वर चाहिए, कैसी वधू चाहिए, तो सर्वगुण संपन्न हमें चाहिए होती है। तो हमारा ये जो डिमांड फॉरकास्टिंग मेथड है वो भी सर्वगुण संपन्न होना चाहिए। ये कुछ गुण हैं, ये आप याद करके जाएंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, स्टैटिस्टिकल फॉरकास्टिंग इज़ डन, कहता है सांख्यिकी में जो पूर्वानुमान किया जाता है वो बिना किसी मान्यता के किया जाता है, गलत। इस मान्यता पर किया जाता है कि अन्य बातें समान रहें, बिल्कुल सही। इस मान्यता पर किया जाता है कि जो भूतकाल में हुआ वही भविष्य में होगा, ऐसा नहीं। कभी भी हम कोई नियम बनाते हैं, या बड़े बड़े लोग जो नियम बनाते हैं वो कुछ मान्यताओं पे लेते हैं, उसकी कुछ बाउंड्रीज या प्रोमाइसेस होती है कि ऐसा 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 हुआ तो हम जो कह रहे हैं वैसा होगा, ठीक है। तो कभी भी जो इकोनॉमिस्ट होता है या स्टैटिस्टिशियन होता है वो ये नहीं कहता कि जो पहले होता आया है वही होगा। जैसे लॉ ऑफ डिमांड जिसने भी बनाया उसने क्या कहा कि अगर लोगों की इनकम चेंज ना हो, लोगों का टेस्ट चेंज ना हो, रिलेटेड गुड्स के प्राइसिंग चेंज ना हो, तो वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांगे जाने वाली मात्रा घटेगी। तो उसने एक सांख्यिकी है या अर्थशास्त्र का लिए जो नियम दिया उसमें उसने ये मान्यता ली, कीपिंग द अदर थिंग्स सेम, अन्य बातों को समान रहने पर मेरा ये नियम जो मैं दे रहा हूँ वो लागू होगा। तो इसका आंसर आपका बी रहने वाला है। होप वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारा कॉमर्स पॉइंट ऐप है उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी काम करो मत करो, पढ़ाई ज़रूर करना। चलो।